हम लोग हैं ई कॉमर्स के प्रोजेक्ट पे, जो हम लोगों ने बना रहे हैं हम लोग ना नेक्स्ट जेएस की मदद से। और इसको हम लोग ये होम पेज तक बनाए थे, और डिज़ाइन देख सकते हैं आप यहाँ पे कंप्लीट है यहाँ पे। बट ये इमेज अलग अलग होने की वजह से अलग अलग साइज़ आ रहा है, जिसको हम लोग को थोड़ा फिट करने की जरूरत है। तो प्रोडक्ट कार्ड जो टेबल था उस सॉरी कंपोनेंट था, उसके अंदर में जाएंगे और यहाँ पर इमेज को थोड़ा सा अच्छे से रेंडर करेंगे। तो इमेज को अच्छे से रेंडर करने का मतलब है कि ये हम लोग थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा हमको कि कैसे हमको दिखाना है। इसमें थोड़ा CSS कर रहे हैं, और इसमें ऑब्जेक्ट एज फिट लगाते हैं कवर, ठीक है। और इसका जो हाइट है ये आउटो नहीं डालकर कुछ एक फिक्स वैल्यू पे आ जाते हैं कि हमको इतना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। तो हम ऐसा कुछ कर रहे हैं ताकि मेरा सबका विथ हाइट जो कम से कम फिट हो जाए। तो हाइट फिट करने का मकसद बस इतना है कि ताकि इमेजेस जो है आपस में बराबर हो जाए। बट मैं ट्राई कर रहा हूँ उसको बराबर करने की। ये px लिखना पड़ेगा इसमें, पिक्सल। देखिए मैंने सारे के हाइट को क्या किया, बराबर कर दिया। तो इससे नुकसान बस इतना हुआ कि जो बड़ा साइज का इमेज है वो बड़ा क्रॉप करके आ रहा है, थोड़ा सा क्रॉप करके आ रहा है। तो ये जो ऑब्जेक्ट डैश फिट लगा उसमें कंटेंट लिख के देखते हैं, कंटेंट, ठीक है। रिफ्रेश करते हैं, देखो अब प्रोडक्ट एकदम अच्छे से दिख रहा है, और प्रोडक्ट के जो कार्ड्स है आपस में बराबर हो गए, है ना। तो ये एक चीज़ है कि जो हम लोग को ज़रूरी है करना, और हमारा जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी अच्छे से डिस्प्ले हो रहा है, बहुत बढ़िया है। तो यहाँ पर जो नाम है Vivo 20, ये छोटा नाम है, बट बाकी सब देखोगे तो काफ़ी लंबा लंबा नाम है। तो वो आप अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हैं कि कितना कैरेक्टर के बाद वो डॉट 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 हो जाए, ऐसा कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो हम ऐसा कह सकते हैं, यहाँ पे देखो टाइटल में ही कह सकते हैं कि देखो ऐसा है लाइन क्लैम्प 3, इसका मतलब 3 लाइन के बाद हम लोग को ट्रिपल डॉट लगा दो। देखो 3 लाइन के बाद, हम 3 लाइन नहीं कहते, हम कहते 2 लाइन के बाद ही हमको ट्रिपल डॉट लगा दो। बट 2 लाइन से नीचे रखना गलत होगा, तो हम लोग ये इस तरह से। रहा बात इसका नाम का, तो ये मैंने यहाँ से मैनुअल जाते हैं और थोड़ा टाइटल को थोड़ा लंबा कर देते हैं, यानी कि थोड़ा सा इसको लेंथ में बड़ा कर देते हैं, तो आपस में सब देखने में अच्छा लगेगा, ठीक है। और जब इसमें कर्सर रखें तो वो पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन नज़र आए, ऐसा चाहते हैं तो कार्ड टाइटल में यहाँ पर टाइटल एट्रीब्यूट लगा देंगे। टाइटल एक एट्रीब्यूट होता है, उसमें टाइटल वेरिएबल डाल देंगे। इससे क्या होगा कि जो हम लोग कर्सर रखेंगे जिसके ऊपर, वो पूरा उसमें पूरा डिटेल बताना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे आता हूँ। अब वीवो ये लिखा हुआ है V20 ब्लैक ब्लैक कलर 4G GSM इनेबल्ड। ये मैं अपने मन से इसमें थोड़ा वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, वाईफाई विथ प्रोटेक्टेड ग्लास, ठीक है, एंड हाई स्पीड चार्जिंग। ये मैं लंबा करने के लिए लिख दिया बस, और कुछ नहीं, थोड़ा टेक्स्ट में लंबा हो जाए और कुछ कोई बात नहीं है। मैं कर्सर रख के देख रहा हूँ, देखिए कर्सर मैं जब भी रख रहा हूँ तो उसके अंदर जो डेटा है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरा आ रहा है। कर्सर रखने में पूरा नाम आता है। इसको रिफ्रेश कर लो ताकि वो जो टेक्स्ट अभी मैंने यहाँ पे चेंज किया है तो वो यहाँ पे चेंज दिखे, ठीक है। तो प्रोडक्ट दिखाने का या प्रोडक्ट को डिस्प्ले कराने का काम काफ़ी अच्छा हो गया है। बैनर जो मैंने ऊपर में लगा रखा है ये अभी फिलहाल काम ठीक से नहीं कर रहा है, क्योंकि बैनर में कोई इमेज को हम लोग अभी तक फिट नहीं किए। तो इसके लिए जो मेरा पेज है ये वाला, इसमें बैनर सेक्शन को कमेंट कर देते हैं, जिसकी वजह से ये काम हटा देगा, मतलब काम नहीं करेगा। तो मैं उसको रिफ्रेश करता हूँ, देखो हट गया। तो नॉर्मली डायरेक्ट प्रोडक्ट दिख रहा है, तो मैं इस पर भी पहले काम कर लूँगा, फिर बाद में देखूँगा। तो इस पर क्लिक करने पर, यानी किसी भी क्लिक करने पर उस पर एक पेज खुलेगा, वहाँ पे मेरे प्रोडक्ट के डिटेल होंगे। यहाँ पे जब मैं बात करूँ इसके ऊपर, इस पे ऊपर जब मैं क्लिक करूँगा तो ये बेसिकली मुझे कैटेगरी के हिसाब से फ़िल्टर करके देगा प्रोडक्ट को, और ऊपर में सर्च की पट्टी होनी चाहिए जिससे हम सर्च कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग बनाएंगे। होम पेज का ये लिंक है सिर्फ, इसके अंदर में यहाँ पे हमको कुछ ऐसा करना है जिससे हमारा फॉर्म इन्फॉर्मेशन बेसिकली यहाँ से जाए। तो फॉर्म इन्फॉर्मेशन के लिए हम फॉर्म यूज़ कर सकते हैं, जो कि मेरे पास फॉर्म एज ए कॉम्पोनेंट है, और उसके अंदर में फॉर्म का टैग लगाकर हम इसमें सर्च बना सकते हैं। तो सर्च बनाने के लिए हम सब जानते हैं कि फॉर्म फील्ड होता है। अगर आपने इंसर्ट का सब कोड देखा था तो मैं आपको एक बार रिव्यू करा दूँ। देखिए प्रोडक्ट हो या कैटेगरी हो, सभी के कंपोनेंट में इंसर्ट के अंदर में आपने फॉर्म देखा, फॉर्म के अंदर फॉर्म फील्ड देखा, उसमें कंट्रोल्स वगैरह है, और वो एग्जैक्टली ऐसे ही काम करता है कि आप अपने डेटा को फीड करा सकते हैं। बस हो गया, सिंपल।
तो मैं इस तरह से फीड करा रहा हूँ, बाद में इसको चेंज कर लेंगे। अभी फिलहाल इनपुट एट्रीब्यूट को यूज़ कर सकते हैं, जो कि मेरा एक कंपोनेंट है, और इसको यूज़ करके यहाँ पे ऐसे खत्म कर सकते हैं। तो अगर आप ये चीज़ों को इस्तेमाल करने से पहले आपको उसको यूज़ क्लाइंट करना पड़ता है, तो आपको यहाँ यूज़ क्लाइंट लिखना है, दैट्स इट। देखिए ये पट्टी आ गई। तो इसको अच्छे से अरेंज करने के लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा फ्लिक्स और जस्टिफाई स्पेस बिटवीन, इस तरह की चीज़ें, ताकि वो यहाँ पे भी आ रहा है, इधर लिंक डाल देंगे तो ये बीच में आ जाएगा। तो मैं लिंक डाल के दे देता हूँ, कंप्लीट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये बेसिकली लिंक्स होगा, नेविगेशंस होगा, जो कि साइट सीएन से भी हम लोग उठा सकते हैं। साइट सीएन से बाद जाके देख लीजिए थोड़ा सा, काफ़ी चीज़ें जो हम लोग को थोड़ी सी चेंज करनी है। बट अभी यहाँ पे अगर तुम देखोगे नेव बार या नेविगेशन मेन्यू को देखोगे, ये देखो इस तरह का नेविगेशन मेन्यू एग्जैक्टली हमको चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर तुम सिंपल नेविगेशन मेन्यू बार बनाना चाहते हो, नहीं ये मेन्यू बार नहीं, ठीक है। तो ये नेविगेशन तुम डिज़ाइन कर सकते हो, जिसके बाद ये कोड लिखकर अपना काम कर सकते हो। तो ये नेविगेशन ट्रिगर हो गया और उसका कंटेंट हो गया, ट्रिगर हो गया उसका कंटेंट हो गया, इस तरह से बना सकते हैं। ये लिंक के अंदर भी लगा सकते हैं, लिंक के कंपोनेंट में भी लगा सकते हैं। तो मैं एकदम सिंपल सा चीज़ बना लेता हूँ, वो ये है कि मैं ऐसे ही नॉर्मल अपना फ्लिक्स का इस्तेमाल करके बना लेता हूँ, ठीक है। फ्लिक्स थोड़ा गैप, और यहाँ पे लिंक होगा बेसिकली, और कुछ नहीं है। लिंक होगा href जो भी खाली रहेगा, क्लास नेम जो भी होगा वो देंगे, और इसके अलावा यहाँ पे जैसे होम होगा, अबाउट होगा, ठीक है, और रजिस्टर होगा लॉगिन करने के लिए, और लॉगिन होगा। ऐसी चीज़ें होंगी जो हम लोग को यहाँ पे दिखाना है। अभी मैं इसको सेट सीएन से नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल कर रहा हूँ, बाद में मैं इसको सेट सीएन से बदल के अच्छा सा डिज़ाइन दे दूँगा, ठीक है। फिलहाल मैं इसका प्रोटोटाइप डिज़ाइन कर रहा हूँ, और इस जगह पे आइटम सेंटर, जिसे ये पूरा सेंटर में आ जाएगा। देखिए आ गया। ये जो लोगो दिख रहा है आपको थोड़ा सा बड़ा चाहिए, तो टेक्स्ट डैश एक्सेल, देखिए। तो इसको बोल्ड करने के लिए आपको फॉन्ट डैश सेमी बोल्ड, और ये बड़ा आसानी से बोल्ड दिया जाएगा। इसके बाद ये वाला जगह को साइज में बड़ा करना है, तो आप इसमें क्लास लगाकर इसको बता सकते हैं कितना विड्थ चाहिए। बेसिकली आप स्टैटिक बता सकते हैं, इस तरीके का भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। इसके बाद आपका वो विड्थ बड़ा हो जाएगा, देखो हो गया। उसमें प्लेस होल्डर वगैरह लगाना या बाकी चीज़ें करना, वो सब आम बात है जो आप पहले भी कर चुके हैं। वही इनपुट टैग की जगह पे आप अपना इनपुट भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपने नॉर्मल एचटीएमएल में पढ़ा है वो भी हो सकता है। तो उसमें क्या होगा कि आप अपने क्लास के हिसाब से जो डिज़ाइन देना चाहोगे दे सकते हैं। py सब कुछ वैसे ही, देखो py2 4 नहीं, ठीक है, थोड़ा सा राउंडेड हल्का सा, और ये आपका बन गया, देखिए। तो ये आपका इनपुट बन गया। इसमें आप बटन वटन लगाना चाहते हैं तो भी लगा सकते हैं, आप प्लेस होल्डर वगैरह देना चाहते हैं तो भी दे सकते हैं। तो प्लेस होल्डर और लिखा सर्च एनीथिंग, ठीक है। तो वो कमेंट के तौर पे अच्छा सा दिख रहा है, वो हम लोग कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो क्लासेस हैं, इसके ऊपर यहाँ से लेकर यहाँ तक टेक्स्ट डैश वाइट करना, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं, जिससे ये अलग हो जाएगा, ठीक है। तो मैं बाद में डिज़ाइन करूँगा, मैं कह रहा हूँ धीरे धीरे इसमें चेंजेस लाना है, अचानक से नहीं लाना है। और जो सब हेडर पार्ट है, सब हेडर पार्ट यहाँ पे है। अगर आप एडमिन को बंद कर दें यहाँ पे, तो ये है सब कैटेगरी नेविगेशन, ये वाला। तो इसके बैकग्राउंड में थोड़ा सा कलर देना चाहे तो दे सकते हैं, जैसे ऊपर मैंने ब्लू रखा है, तो ये स्काई, और ये 600, एक बार ट्राई करिए ये कैसा दिख रहा है। ये सेम हो गया 600। तो मैं थोड़ा सा इसको डार्की करने के लिए 800 पे पहुंचा देता हूँ, जिससे ये थोड़ा पैटर्न में अलग दिखेगा, ठीक है। और जो इसके अंदर का टेक्स्ट है उसके ऊपर काम कर देते हैं कि टेक्स्ट वाइट दिखेगा, ठीक है। ये देखो, तो देखने में वाइट हो गया। तो बेसिकली थोड़ा कलर अच्छा सा दिख रहा है। ये पैटर्न पट्टी इतना अच्छा विजिबल नहीं हो पा रही थी, अभी ठीक है। तो ये है कैटेगरी की पट्टी, और ये है प्रोडक्ट मेरा। अब आते हैं इस पर कि जिस पे क्लिक करेंगे उस पर उसके ऊपर पेज कैसे खोलेंगे। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, सारे क्लोज कर देता हूँ फाइल्स को। मुझे कहाँ बनाना है वो एग्जैक्टली देख लो। ये मेरा ऐप है, ऐप के अंदर होम पैनल और एडमिन पैनल है। होम पैनल के अंदर में यहाँ पे राउट्स है, राउट्स में डायरेक्ट पेज है। तो राउट्स में डायरेक्ट पेज का मतलब है डायरेक्ट होम पेज, लेकिन मुझे यहाँ पे बनाना है अभी यूज़र को दिखाने के लिए। तो मैं एक फोल्डर बनाऊंगा पहले, उसका नाम मैं रखूंगा यहाँ पे, मान लो प्रोडक्ट, ठीक है। व्यू प्रोडक्ट, सॉरी फिल्टर, तो कैटेगरी का नाम आएगा यहाँ पे। तो मैं इसको डायनेमिक कर देता हूँ और लिख देता हूँ यहाँ पे कैटेगरी, कैटेगरी स्लग,
देखो मैं स्लग्स का इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, तो कैटेगरी स्लग और इसके अंदर में पेज डॉट JSX RAFCE और नोटिस करेंगे यहाँ बन गया। ठीक है, तो ये है मेरा वो पेज जिसको क्लिक करने के बाद हम आएंगे। लेकिन क्लिक करके कहाँ से जाएंगे, वो है मेरा बैनर, मतलब सॉरी मेरा पोस्ट कार्ड, ये कार्ड। तो इसको पूरी तरह से कवर करना हमको लिंक के अंदर, ताकि इसके ऊपर क्लिक करें तो ये लिंक की तरह रिएक्ट करे। तो मैं लिंक लगाता हूँ जो कि मुझे इंपोर्ट करना होगा, और उसके HREF, और ये ब्लैंक रहेगा और इसके अंदर सारा कुछ। तो इसका मतलब हुआ कि जो अब तक कार्ड से उस पर क्लिक नहीं कर सकते थे, लेकिन अब कार्ड में देखो कर्सर आ रहा है, क्लिक करने वाला कर्सर। तो इसके ऊपर लिंक जो बनाएंगे वो बेसिकली होगा स्लैश, और उसके बाद आपको यहाँ पे कैटेगरी स्लग पास करना है। तो एक्चुअली जैसे टाइटल इमेज सब आया है, वैसे स्लग भी पास हुआ होगा, उसको आपको यहाँ पे दिखाना है। मैं कर्ली ब्रैकेट यूज कर रहा हूँ, बैकटिक का इस्तेमाल कर रहा हूँ, स्लैश, और उसके बाद मैं यहाँ डॉलर कर्ली ब्रैकेट स्लग। तो इससे मैं टेस्ट कर लेता हूँ कि मैं जिस पे कर्सर रख रहा हूँ उसका नीचे स्लग आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ रहा है, ये देखो इस पे देखो, इसका भी स्लग आ रहा है, इसका भी स्लग आ रहा है, इसका भी स्लग आ रहा है, इसका भी आ रहा है। और स्लग चूंकि यूनिक है तो एकदम प्राइमरी की की तरह यूज करेंगे। इसमें ऊपर में आईडी डालने से पब्लिक को पता ही चलेगा कि उसमें आईडी क्या है। वो आईडी की जगह पे अभी स्लग यूज कर रहे हैं, देखो कितना मस्त दिख रहा है। ठीक है, तो यही है स्लग, जिसको इतना दिन से हम लोग समझ नहीं पा रहे थे, और आज समझ गए कि ये पूरा स्लग यूआरएल में फ्रेंडली हो जाता है। और इतना लंबा चौड़ा हम लोग एक्चुअल में ए टैग में लिखे हैं, मतलब बेसिकली स्लग डाल दिए तो वो हो गया। तो मैं इस जिस पे क्लिक करूंगा उसका डेटा दिखे, उसका प्रोडक्ट दिखे, ऐसा बनाना है। देखो इस पे क्लिक कर रहा हूँ, देखो इसका पूरा डेटा दिख रहा है। तो वो पॉसिबल डेटा इन्फॉर्मेशन बनाते हैं। स्लगीफाई उतना अच्छा से नहीं हुआ है, इसमें देखो बहुत सारा पे %D लगा हुआ है, तो मुझे वो चेक करना पड़ेगा। लगता है कि मैंने अच्छा सॉरी इसका मैंने यहाँ तो एडिट कर दिया, बट स्लग में तो एडिट नहीं किया है, इसलिए ये ऐसा। अच्छा एक्चुअली स्लग में ही एडिट कर दिया, ये तो टाइटल में ये है। गलती देखो मेरी क्या है कि यहाँ तो मैनुअली डालना पड़ रहा था, तो मैं इसके स्पेस को ख़त्म कर दूंगा और कैपिटल की जगह स्मॉल लिखूंगा। ये स्लग को मैं मैनुअल बना लेता हूँ, क्योंकि हुआ क्या है कि मैंने टाइप किया था इसके बारे में। मैं वहाँ से इंसर्ट करता तो ये अपने आप हो चुका होता, क्योंकि मैंने कल स्लगीफाई का इस्तेमाल किया था। और यहाँ पर ये डैश वाईफाई विथ डैश, स्पेस की जगह कहीं डैश यूज कर रहा हूँ मैं, ग्लास एंड हाई स्पीड डैश। जहाँ स्पेस आ जाए वहाँ डैश लगा देना है, जहाँ कैपिटल आ जाए उसको हटा देना है। दैट्स इट, इतना ही करना होता है। आप दोबारा क्लिक करवाएंगे तो देखेंगे कि उसमें वो जो साफ सुथरा आएगा, देखो कितना साफ सुथरा, एक जगह कहीं भी स्पेस रह गया, एक जगह नहीं दो जगह रह गया। तो मैं दोनों जगह को फिर से वापस एडिट करने जाता हूँ और देखता हूँ दो जगह कहाँ पे रह गया। थोड़ा सा से बड़ा करते हैं, देखो यहाँ एक स्पेस दिख रहा है और यहाँ पे स्पेस दिख रहा है। स्पेस को अवॉइड करना होता है स्लग में। देखो जितना स्लग ये सब बना हुआ है इसमें कहीं भी स्पेस नहीं होगा, स्पेस यूआरएल में नहीं कंसिडर होता है, इसलिए वो अच्छे डिजाइन करना पड़ता है। देखो बहुत बढ़िया, देखो अब कोई एकदम साफ साफ पढ़ सकते हैं हम लोग, है ना। रीडेबल यूआरएल को ही, यानी यूजर फ्रेंडली यूआरएल को ही स्लग बोलते हैं। तो बेसिकली ये स्लग बन के तैयार हो गया। अब इसका पेज बनाते हैं और क्लिक जिस पे क्लिक करेंगे उसका पेज दिखा। बहुत बढ़िया। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पेज बना चुका हूँ ये वाला, और इसको डिज़ाइन करूँगा। तो एक्चुअल में पेज डिज़ाइन क्या करना है हमको, बेसिकली प्रोडक्ट का पूरा डिज़ाइन दिखाना है, मतलब प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन दिखाना है। तो उसके साथ आएगा आपके स्लग जो आएगा उसको पहले प्रम्स में ले लेंगे, प्रम्स है ना। और जो डेटा मेरा प्रम्स में आएगा उसको मैं यहाँ पर स्लग या प्रोडक्ट स्लग नाम से वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, प्रोडक्ट स्लग। ठीक है, स्लग, और यहाँ पे प्रम्स डॉट प्रोडक्ट स्लग। ये डेटा मुझे प्रम से उठाकर इसमें मिल जाएगा और मैं इसको इन्फॉर्मेशन को ले लूँगा। या इसके जगह पे आप कर्ली ब्रैकेट यानी डीस्ट्रक्चरिंग यूज़ कर सकते हैं बहुत अच्छे से। और इसके बाद कॉन्स्ट, और उसके बाद लगाएंगे आप वेट, कॉन्स्ट यहाँ पे प्रोडक्ट अवेट, अवेट लगाया तो ऊपर असिंक्रोनस लगाना पड़ेगा। हाँ, ये लगा दिया। और यहाँ पे लिखा डीबी जो कि इंपोर्ट करना है, वहाँ से प्रोडक्ट को बुलाना है, प्रोडक्ट डॉट फाइंड यूनिक। फाइंड यूनिक का मतलब होता है एक अकेला डेटा, जहाँ पर वेयर, कैसे चेक करेंगे, वेयर जहाँ पर उसका स्लग इस प्रोडक्ट स्लग वाले वेरिएबल से मैच कर जाए। और साथ ही साथ हमको इंक्लूड करना है कैटेगरी का डेटा भी। तो इंक्लूड कैटेगरी ट्रू, कैटेगरी कॉलम का नाम है ट्रू। तो इससे भी फायदा ये होगा कि कैटेगरी भी ज्वाइन होकर आ जाएगा डेटाबेस में। तो ये है मेरे पास प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, जिसको हमको डिस्प्ले कराना है यहाँ पर बड़े आसानी से। तो चलिए डिस्प्ले कराते हैं और इसमें कुछ चीज़ें मैच करेंगी, जैसे कि ये प्रोडक्ट का जो कार्ड था
वो मुझे मैच करेगा। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं सबसे पहले कुछ डिविजन्स बनाता हूँ अच्छे से। देखिए, क्लास लगाया और यहाँ पे फ्लिक्स लिखा, और फ्लिक्स लिखने के बाद फ्लिक्स 1 लगा दिया। इसके अंदर में आए और इसके अंदर में आने के बाद W-3/12 लगा दिया। तो इससे इमेज वाला जो जगह यानी कार्ड वाला जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ आ जाएगा, और जो कार्ड कंटेंट वाला इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ नहीं रहेगा। एक्चुअली ये कार्ड की ज़रूरत नहीं है, खाली इमेज चाहिए था यहाँ पे, तो मैंने इमेज को डाल दिया यहाँ पे। बट यहाँ पे देखिएगा कि इमेज वेरिएबल आपका यहाँ पे पास हो रहा है, तो लूप चलाना नहीं है आपको, बस प्रोडक्ट डॉट इमेज यूज़ करना है। प्रोडक्ट आपका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट डॉट इमेज ऐसा करके, तो इससे प्रोडक्ट का इमेज का URL यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद आपका इमेज ये वाला सेक्शन कंप्लीट करता है। उसके जस्ट बगल में div क्लास नेम, और यहाँ पे आपको W-9/12 जो कि दूसरा सेक्शन है, यहाँ पे आपको H1 वगैरह का इस्तेमाल करना है। तो H1 में एक्चुअल में रहेगा क्या, ये सब बता देते हैं। H1 में क्या रहेगा, तो H1 में क्या रहेगा, तो इसमें टाइटल रहेगा, टेक्स्ट डैश एक्सेल और फॉन्ट डैश बोल्ड या सेमी बोल्ड, पहले सेमी बोल्ड, सेमी बोल्ड, और यहाँ पे टाइटल। तो पहली चीज़ जो आपको चाहिए वो टाइटल है, तो प्रोडक्ट डॉट टाइटल, प्रोडक्ट के पास सब कुछ है। मैं चेक कराता हूँ आपको, सोनी कैमरा पे क्लिक कर रहा हूँ, तो वो जो पेज खुल रहा है उसमें क्या क्या आ रहा है। यहाँ पे एरर आ गया, देखो फाइंड यूनिक, UNIQ, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया यहाँ पे, ठीक है। रिफ्रेश, और देखिए स्लग से मैच करके डेटा आता है कि नहीं। मतलब फाइंड यूनिक में आप स्लग बोल रहे हैं, वो अनडिफाइंड आ रहा है, मतलब ये प्रोडक्ट स्लग नाम नहीं, और कैटेगरी स्लग नाम है, ये तो गड़बड़। इसका नाम प्रोडक्ट सेलेक्ट होना चाहिए था, क्योंकि हम प्रोडक्ट का व्यू बना रहे हैं, गलती से हम कैटेगरी सेलेक्ट लिख दिए। तो हम इसको प्रोडक्ट का नाम दे देते हैं, प्रोडक्ट सेलेक्ट, जो कि डिफाइंड हो गया। रिफ्रेश करते हैं, बढ़िया। तो ये इमेज मैंने कॉपी पेस्ट तो कर लिया, बट इसको इंपोर्ट नहीं किया, तो ये इंपोर्ट करना है। देखो नेक्स्ट जैसे इंपोर्ट होना है, एक बार और रिफ्रेश होगा और वेट करेंगे, देखेंगे। देखो बहुत बढ़िया, जो प्रोडक्ट पे क्लिक करके आए वो प्रोडक्ट दिख रहा है हमको। ये URL पूरा मेरा एक आईडी प्राइमरी की तरह काम कर रहा है, और बड़ा होने की वजह से गूगल में भी सर्च होगा। इसको हम लोग ऊपर से देख कर रीडेबल भी है, पढ़ भी सकते हैं कौन सा URL है। देखो ये प्रोडक्ट पे क्लिक करें, ये प्रोडक्ट दिख रहा है ना। मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, होम पे क्लिक करूँ तो होम पेज पे चला जाऊँ, ये नहीं किया हुआ है, इसलिए मुझे बार बार हमको लिखना पड़ रहा है। ये स्लैश लगा देते हैं, स्लैश का मतलब होम पेज होता है। अच्छा, तो अब ये लिंक भी एक्टिव हो गया, जिस पर क्लिक करके हम होम पेज पे आ सकते हैं, और किसी प्रोडक्ट यहाँ पे भी एक्टिव हो गया। देखो परफेक्ट। तो मेरा जो व्यू का पेज है वो अच्छे से डिज़ाइन हो गया, बट इसको अच्छे से अच्छा दिखाना है एक्चुअली, तो हम यहाँ पर इस पेज को और डिज़ाइन अच्छा करेंगे। सबसे पहले इसको 4 या 5 दे देते हैं, और 9 की, अच्छा 5 दे दिया तो इसको 7 करना पड़ेगा, 7 5 9। तो इसका इमेज का जो साइज़ है वो थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। हाइट इसमें ऑटो लगा दो, जिससे कि मतलब होता है कि आपको जो हाइट दिखता है वो लगा दीजिए, और ये कंटेंट लिखा हुआ है फिट, इसमें कवर लगा दीजिए, देखिए, है ना। तो ये बॉक्स एक्चुअल में इतना बड़ा साइज था, तो इसको हम लोग फिट कैसे करेंगे, अच्छे से फिट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि इसका साइज़ वापस से 3 लगाना होगा, क्योंकि मुझे लग रहा था साइज़ छोटा पड़ रहा है, बट ऐसा नहीं है, साइज़ फिट है। इसके बाद मैं पैडिंग लगाऊंगा यहाँ पे PX 10%, जो कि आगे और पीछे यानी बगल बगल में जो है ना पिक्सल पैडिंग मिल जाएगा, जो कि इसको अलग कर रहा है। और ऊपर से मार्जिन कम करने के लिए PY10 लगा देता हूँ, जिससे ऊपर नीचे भी मार्जिन मिल जाएगा, है ना, मिल गया। अब बीच में जो गैप है वो हम यहाँ से दे सकते हैं, तो ये आपस में अलग अलग हो जाएगा। और ये जो यहाँ पे टाइटल है ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है, बट इसका थोड़ा कलर को थोड़ा सा स्लेटी कर देते हैं, स्लेटी 800, बहुत बढ़िया। तो ये थोड़ा सा हल्का सा डिम हो गया, जिससे दिखेगा। मैं फ्लिपकार्ट का वो वेबसाइट खोलता हूँ जिसपे से अभी मैं प्रोडक्ट निकाल रहा हूँ। देखो देखो, ठीक है, तो ये प्रोडक्ट है, ठीक है। अब मैं इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात बताना जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, इधर ध्यान दीजिए। यहाँ पे कैमरा है, और यहाँ पे कैमरा के बाद वो प्रोडक्ट का नाम आ रहा है, तो कैमरा उसके किस में है, स्लैश में, यानी स्लैश लगा के कैमरा लगा हुआ है। तो ऐसा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो सुनिए। प्रोडक्ट स्लग एक यूनिक या कह सकते हो डायनेमिक राउट है। इसी तरीके से आपको एक और डायनेमिक राउट बनाना पड़ेगा इस फोल्डर में, उसका नाम आप रख लीजिएगा कैटेगरी स्लग। तो मैंने लगाया था सही, मैं भूल गया बाद में कि ये गड़बड़ हो गया, कैटेगरी स्लग। अब ये कैटेगरी स्लग के अंदर आपका प्रोडक्ट स्लग होगा, बाहर नहीं। तो अब क्या हुआ, कैटेगरी स्लग स्लैश यानी कैमरा स्लैश और फिर प्रोडक्ट का नाम, तो इस तरह से मैच होगा। तो आपके पास इसमें पैरामीटर की बात करें, इसमें
इसमें मल्टीपल टाइप ऑफ पैरामीटर्स होंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसमें इस कैटेगरी स्लग को भी बुला लेते हैं, कैटेगरी स्लग, ये दोनों इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ जाएगा। तो मैं अब दोबारा चेक करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं प्रोडक्ट कार्ड पे जाऊंगा और यहाँ पे इस स्लग की जगह पे कैटेगरी का भी स्लग निकालेंगे। तो कैटेगरी का स्लग कैसे आएगा मेरे पास, ये देख लेते हैं। प्रोडक्ट कार्ड से प्रोडक्ट सेक्शन के पास ये प्रोडक्ट है, इसमें फाइंड मैंने इंक्लूड किया हुआ है कैटेगरी, तो कैटेगरी का इन्फॉर्मेशन आ रहा होगा, बहुत बढ़िया है। तो हम इसमें से पास कर देंगे, प्रोडक्ट का सारा इन्फॉर्मेशन चला गया है यहाँ पे। इसका मतलब है कि हम यहाँ पे अगर ऐसे लिखेंगे स्लैश डॉलर कर्ली ब्रैकेट और कैटेगरी डॉट स्लग, तो ये कैटेगरी का स्लग इन्फॉर्मेशन मुझे दिखाएगा। मैं थोड़ा सा इसको होम पेज पे वापस आता हूँ और देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे बोल रहा है कि कैटेगरी इज नॉट डिफाइंड, अच्छा ऊपर नहीं डिफाइंड है, देखो यहाँ पे, तो कैटेगरी को भी डिफाइन करना पड़ेगा प्रॉप्स में, देखो। तो अब जब मैं कर्सर रख रहा हूँ तो अब एक कर्सर थोड़ा अलग हो गया, देखिए यहाँ पे स्लैश और फिर कैटेगरी का नाम और उसके बाद उसका प्रोडक्ट आईडी। तो हम जब क्लिक करके जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्मार्टफोन भी लिखा हुआ आ रहा है और उसके बाद स्मार्टफोन का जो स्लग है वो भी दिख रहा है। तो ये स्लग का काम जो है ना बड़ा आसान हो गया, बड़ा मजेदार हो गया। अब देखिए इसमें देखिए कैमरा और उसके बाद स्लग का नाम। तो इस तरीके से आप कोई भी किसी पे भी क्लिक करके देखिए होम अप्लायंस स्लैश, तो इससे पता चल जाएगा आपको यूआरएल से ही कि कौन सी कैटेगरी का है। तो ये एक चीज़ होता है जिससे हम डायनेमिक राउट्स के अंदर डायनेमिक राउट्स बनाए हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं डायनेमिक राउट्स के अंदर यानी मेरे कैटेगरी स्लग के अंदर प्रोडक्ट स्लग बना है, उसके अंदर पेज डॉट जेएस है। यहाँ पे दो चीज़ें ली गई हैं, आपको इस्तेमाल करना है तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये अभी मुझे प्रोडक्ट स्लग से ही काम हो जाता है तो मेरा काम आगे देना नहीं है। खैर, तो ये है प्रॉब्लम जो हम आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं और मेरा वेबसाइट जो है वो काफ़ी अच्छा दिखने लगेगा। इसके बाद मैं जैसे फ्लिपकार्ट दिखाता है मुझे व्यू का पेज, वैसे ही मैं डिज़ाइन भी कर देता हूँ। देखो उसका स्पेशल प्राइस करके लिखा हुआ है यहाँ पे और उसके नीचे ये देखो प्राइस दिखाने का तरीका। तो उसने क्या किया है, जो मेरा डिस्काउंटेड प्राइस है वो दिखाया है और ये छोटा करके उसने क्या दिखाया है, मेरा एक्चुअल प्राइस, और यहाँ पे क्या दिखाया है, कितना परसेंट आपको डिस्काउंट मिला, ऑफ मिला है वो। तो मैं भी इसी चीज़ को चूज करके यहाँ पे डालता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे H1 के जस्ट नीचे यहाँ पे एक फ्लिक्स बनाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। और उसके बाद स्पैन बनाते हैं, स्पैन या H2 जो भी यूज़ करना चाहते हो करो। और उसके ऊपर यहाँ पर तुम चाहो तो एक स्पेशल पी का टैग यूज़ करके बोलो, क्लास लगाकर टेक्स्ट डैश ग्रीन होगा और इसमें लिखा होगा स्पेशल प्राइस, ठीक है। तो वो स्पेशल प्राइस यहाँ पे प्रॉम्प्ट हो जाएगा। अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो आपको दिखेगा, देखिए दिख रहा है स्पेशल प्राइस, और दोनों के बीच में आपस में गैप होना चाहिए। इसके लिए आप क्या करो, ये सबको एक फ्लिक्स में ले लो, फ्लिक्स और फ्लिक्स डैश कॉल में, यानी कॉलम वाइज। तो गैप जब हम डालेंगे तो सब में गैप मिल जाएगा। फॉर्मेट कर देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर वीडियो को पॉज करके देखो, आराम से करो। देखो मैं यहाँ पे 3 डाल देता हूँ जिससे ये थोड़ा आपस में डिस्टेंस क्रिएट करेगा, देखो किया। और ये जो स्पेशल लिखा हुआ है थोड़ा सा मोटा होना चाहिए, तो इसके लिए लिखोगे फॉन्ट डैश नॉर्म मीडियम, एक है ऑप्शन मीडियम का जो बीच में रहता है, ना कि बोल्ड रहता है ना तो हल्का सा मोटा हुआ, उतनी बोल्ड करने की उसको जरूरत नहीं है। इसके जस्ट बाद देखोगे तो तुम्हारा प्राइस बड़ा हाईलाइट टेक्स्ट में दिख रहा है और जो तुम्हारा एमआरपी एक्चुअल प्राइस है वो यहाँ दिख रहा है, ऑफ बता रहा है। तो दोनों का कैलकुलेशन कर लेते हैं, देखो बड़ा आसानी से। तो हम यहाँ पे डालते हैं रूपी का सिंबल, जो कि रूपी का सिंबल के लिए हम क्या किया था, लाइब्रेरी बनाया था, आपको याद है। लाइब्रेरी मैंने फॉर्मेट में बनाया था जिसमें प्राइस को क्या कर रहा था, फॉर्मेटाइज कर देता था, उसके आगे वो रूपी का सिंबल लगा देता हूँ। एग्जैक्टली मैं उसको फॉर्मेट प्राइस को कॉल कर लूँगा और उसके अंदर मैं लिखूँगा प्रोडक्ट का जो प्राइस डिस्काउंट प्राइस है वो दिखाओ। तो आप नोटिस करेंगे कि मेरा जो रिफ्रेश होने के बाद यहाँ पे देखेंगे कि वो एकदम इंडियन रुपी स्टाइल में आ गया, ठीक है। तो इसका जो टेक्स्ट साइज है वो सब बोल्ड करना होगा, टेक्स्ट डैश बोल्ड, टेक्स्ट डैश 3XL, फॉन्ट डैश बोल्ड, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा साइज में बड़ा करना चाहता हूँ, एकदम बड़ा हो गया। अब आप बोल्ड नहीं चाहते तो सेमी बोल्ड तो कम से कम आपको लिखना ही पड़ेगा, सेमी बोल्ड से नीचे तो नहीं हो सकता, देखो ठीक है। अब आप इसको 4x कर दो, 5x कर दो, वो आपके ऊपर है, फॉन्ट साइज क्या रखना चाहते हो, 100% अप टू यू। उसके जस्ट बगल में यानी यहाँ पर मुझे लगता है बोल्ड ही ठीक था, सेमी बोल्ड ज़्यादा ही खराब लग रहा है। H5 का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पे वो प्राइस दिखाता है जो एक्चुअली उसका है, जो उसके MRPs है, फॉर्मेट प्राइस प्रोडक्ट के अंदर जो प्राइस है, ठीक है। तो आप नोटिस करेंगे कि ये बगल में जस्ट आ रहा है, लेकिन इसमें और इसमें क्या है कि इसमें कटा हुआ आएगा यार। इसमें क्लास लगाएंगे और लिखेंगे टेक्स्ट थ्रो, देखो टेक्स्ट डैश
स्ट्रिच थ्रो, एस टी, अच्छा ये HTML का भी एक टैग है, मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है क्लास का नाम, तो मैं इसको डेल टैग के अंदर डाल दूंगा जिससे ये कटा हुआ नजर आएगा हमको, यानी डिलीट नजर आएगा, DEL टैग। तो ये देखिए यहाँ पे कटा हुआ आएगा इस तरह से, ठीक है। इसका जो कलर होगा ना, थोड़ा सा कलर होगा ना, उसको कर देना है थोड़ा सा शेडी, यानी स्लेटी 600। और टेक्स्ट का कलर साइज अगर मुझे बढ़ाना भी हो तो मैं एक्सेल से ज़्यादा नहीं बढ़ूंगा, एक्सेल फिर भी ज़्यादा है, LG पे आ जाता हूँ। अब आप नोटिस करें इसमें गैप नहीं आ रहा और ये ऊपर की तरफ आ रहा है, ये भी एक थोड़ी बला है, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं कैसे। ये है गैप और यहाँ डाल देंगे 3, तो इससे आ जाएगा थोड़ा गैप, लेकिन मुझे चाहिए नीचे की तरफ। तो मुझे, मैंने पढ़ा है अलाइन आइटम अगर मैं इंड लिखूँ तो यही होता है, बहुत बढ़िया। अब उसके जस्ट बगल में मुझे एक और वैल्यू चाहिए जो बताएगा कितना परसेंट ऑफ हो रहा है, तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा उसके लिए स्पैन, ठीक है। और क्लास लगाकर, क्लास नेम लगाकर टेक्स्ट एज ग्रीन कलर दूंगा, क्योंकि मुझे ग्रीन कलर में ही ये बताना है 600। और टेक्स्ट एज एक्सेल में यहाँ पे परसेंटेज निकालना है, ऑफ कितना परसेंट हुआ, हाउ टू कैलकुलेट दैट। तो मुझे आपको ऑफ कैलकुलेट करना है कितना परसेंट ऑफ हुआ। तो मैं इसको सिंपली क्या कर सकता हूँ कि लिख सकता हूँ प्रोडक्ट डॉट प्राइस, प्रोडक्ट डॉट प्राइस माइनस प्रोडक्ट, मैं फॉर्मूला लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, डिस्काउंट प्राइस, और ये दोनों को पहले कर लेता हूँ, प्रोडक्ट प्राइस को और डिस्काउंट प्राइस को आपस में माइनस करते हैं। तो ये तो अमाउंट में हुआ, हमको इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। अगर मैं रिफ्रेश करके दिखाऊँ तो इतना रुपये मुझे डिस्काउंट मिल रहा है, राइट। तो मुझे इसको क्या करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या करूँगा, इसको कैसे निकालूँ मैं यहाँ पे, डिवाइड बाय 100 ऐसे लिखने से होगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। मुझे यहाँ पर दोनों के बीच का डिफरेंस तो आ गया मुझे, लेकिन चलो। तो बेसिकली हमको क्या करना है, इसको इससे इससे मैंने इसको माइनस कर दिया तो मुझे ये वैल्यू मिला। अब ये वैल्यू इसका कितना परसेंट है वो डिस्काउंट करके बता देगा, है ना। कौन सा फॉर्मूला लगाऊं मैं, इन, अच्छा देखता हूँ। तो बेसिकली मैंने ये वैल्यू के फॉर्म में तो निकाल लिया कि कितना डिस्काउंट मिल रहा है मुझे, मतलब मैं पेमेंट कर रहा हूँ, मान लीजिए पेमेंट होना चाहिए अमाउंट इतना रुपये, मैं पेमेंट कर रहा हूँ इतना रुपये, तो मेरा बचा इतना रुपये। बट इसको परसेंटेज के वैल्यू में कैसे डालेंगे, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको माइनस माइनस की जगह कर देता हूँ डिवाइड, और डिवाइड कर देता हूँ, उसके बाद 100 से गुना कर देता हूँ। तो बेसिकली ये वैल्यू बड़ा हो गया, ये वैल्यू छोटा हो गया, तो इसको उल्टा कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर डिस्काउंट प्राइस और बाय प्रोडक्ट डॉट प्राइस। तो एग्जैक्टली मुझे अब ये इसका परसेंटेज वैल्यू मिल जाना चाहिए, देखते हैं। देखो 37.0%, तो इतना लंबा हो गया, इसको राउंड फिगर करना होगा, ठीक है। तो सारे ऑपरेशन को, यानी यहाँ से यहाँ तक सारे ऑपरेशन को एक फंक्शन में डाल दो, दैट कॉल्ड राउंड, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट में ये राउंड फंक्शन काम करता है, राउंड फंक्शन, ये मैं इसको यूज़ करता हूँ। और ये कह रहा है राउंड इज नॉट डिफाइंड, बहुत बढ़िया। राउंड एक्चुअल में फंक्शन है बट यहाँ पे ऑपरेटिव नहीं है, तो ठीक है, मैं इसको राउंड करता हूँ। राउंड फंक्शन से काम हो जाएगा, ये समझ में आ रहा है, बट मैं इतना बड़ा फंक्शन यूज़ नहीं करूँगा। तो लिखता हूँ हाउ टू राउंड राउंड ऑफ द नंबर इन नेक्स्ट जेएस, ठीक है। क्योंकि जावास्क्रिप्ट में तो ऑब्वियसली ये है, बट वो मैथ डॉट राउंड का इस्तेमाल कर सकते हैं, नियर बाय द होल नंबर कर देगा, ये पॉइंट में दे देगा, और सेल, मैथ डॉट सेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कुछ फंक्शंस हैं मेरे पास इसका इस्तेमाल करने के लिए, तो मैं उनमें से एक मैथ डॉट, हाँ ये काम कर जाएगा, सेल। तो ये इंटीजर वैल्यू राउंड फिगर कर देगा, मैं 38%, ठीक है, ऐसा करके। अब मैं परसेंट का साइन इसमें ऐड कर दूंगा लास्ट में, ताकि वो पब्लिक को दिखे, परसेंट साइन। तो आप नोटिस कर सकते हैं कि ये काम करेगा, चेक कीजिए, देखिए 38%, उसके बाद ऑफ लिख दूंगा,
ठीक है, तो वो पब्लिक को अच्छा से। अब हर प्रोडक्ट में अलग अलग ऑफ मिलेगा। जैसे ये प्रोडक्ट देखो 81% ऑफ, ये कैसे हो गया, गलत हो रहा है। ये 75% का तो 81% ऑफ हो ही नहीं सकता। 61,000, 81% हुआ 61%, ये तो समझ आ रहा है। अब मुझे इसमें कुछ माइनस भी करना पड़ेगा। 81% हुआ 61%, ये क्लियर हो गया। यानी 75,999 का 81% हो गया ये। देखिए मुझे तो ऑफ चाहिए, दोनों का डिफरेंस चाहिए एक्चुअली। तो मुझे फर्स्ट वैल्यू नहीं, सेकंड वैल्यू को क्या करना चाहिए, सेकंड वैल्यू को माइनस करके लाना चाहिए। हाँ मैं समझ रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे करना पड़ेगा। प्राइस डिस्काउंट प्राइस, प्राइस माइनस प्रोडक्ट डॉट डिस्काउंट प्राइस, डिस्काउंट प्राइस। अब चेक करते हैं, ये तो गड़बड़ हो गया। लेकिन इसमें ब्रैकेट फर्स्ट का चक्कर है, तो मैं ये वाला को हटा देता हूँ। देखिए क्या चेंजेस आता है, रिफ्रेश, गलत। अब ये वैल्यू मैं सामने लेकर आता हूँ। मैंने तो वैल्यू निकाला, बट वो वैल्यू निकल गया मुझे, गड़बड़ हो गया ये कि वैल्यू जो निकला है वो वैल्यू निकल गया मेरा, जो परसेंटेज वैल्यू है वो निकला है मेरे एक्चुअल अमाउंट का, जो मैं पे करूँगा उसका कितना परसेंट का पे करना, जबकि मुझे ऑफ पॉइंट चाहिए 24%। ये सही आ गया। तो 24% होता है। मैं ऐसे करता हूँ, एक बहुत सिंपल है। मैं यहाँ पे इसको रुपी सिंबल छोड़ो, थोड़ा कैलकुलेशन करते हैं। माइनस करते हैं, कितना रुपए का अमाउंट है, 16,000। एक बार वापस से देख लेते हैं, मैनुअल चेक करने से पकड़ में आ जाएगा। तो ये हो गया अमाउंट। देखिए ये जो अमाउंट है वो है 49,000, 16,000, 16,000 नहीं सॉरी 61,000, माई बैड, वैल्यू 61,450 है। और मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा था, तो 14,000 टोटल आपका डिस्काउंटेड अमाउंट हुआ, ठीक है, 14,550, 540, 14,540। तो 14,540 एग्जैक्टली जो अमाउंट है, इसका परसेंटेज वैल्यू क्या होगा। यानी कि मैं अगर ये जानना चाहूँ कि 14,000 कितना परसेंट होता है, लिखते हैं 75,999 24% इज, ये गूगल पे ज़्यादा अच्छा से हो जाएगा, ये बिंग पे नहीं होगा, गूगल, और इस पे करते हैं, इसका परसेंटेज कितना होगा। ये क्या कर रहा है, 24% ऑफ 18,000, ये वैल्यू मिला मुझे, 18,023 रुपये। ये तो गलत लग रहा है मुझे। अच्छा तुम लोग बताना ये सही मैंने कैलकुलेशन किया है या नहीं किया है, ये देख लेते हैं। 171% कैसे हो सकता है, डेटा गलत आ रहा है। मैं इस पर टाइम नहीं बात करना चाहता, लास्ट में फाइनल में बताता हूँ, ठीक है। तो एक छोटा सा माइनर से गलती ये हो गया कि ये वैल्यू गलत इसलिए आ रहा था, इसकी वजह बताता हूँ आपको। मैं जो परसेंटेज कैलकुलेट कर रहा था ना, उसमें मैंने फॉर्मूला जो मुझे लगाना है, मैंने चैट जीटीपी से पूछ लिया। तो फॉर्मूला लगाना ओरिजिनल प्राइस माइनस डिस्काउंट प्राइस बाय ओरिजिनल प्राइस। तो बाय ओरिजिनल प्राइस की जगह पे मैंने डिस्काउंट प्राइस से बाय कर दिया था गलती से। तो प्राइस माइनस डिस्काउंट प्राइस, ठीक है, ये डिस्काउंटेड अमाउंट हो गया, बाय प्राइस नॉट डिस्काउंट प्राइस एक्चुअली, इनटू 100, ठीक है, हो गया। तो ये काम खत्म हो गया। मैं रिफ्रेश करता हूँ, 63% ये दिखा रहा है। मैं इसको प्रूफ करने के लिए, देखो ये 32,000 रुपये का है, 3200 का है, 1600 मिलेगा, 1600 में फ़ोन, अच्छा ठीक है। तो मैं क्लिक करता हूँ और देखिए 50% दिख रहा है। तो ये बता रहा है कि हाँ ठीक है ये काम कर रहा है। इसके अलावा मैं इसको देख लेता हूँ, देखिए 58%। तो अगर मैं 50%, इसका 50% निकालता तो 2,000 रुपये होता, 2,000 रुपये होता, बट ये 1,600 रुपये का, 1,700 रुपये का, तो 8% उसका हो गया। तो बहुत अच्छा है, ये अभी ठीक से काम कर रहा है। तो कैलकुलेशन मेरा अब सही रहा। तो यहाँ पे थोड़ा गलती किया किए थे कि हम लोग मेजरमेंट में, कैलकुलेशन में जो हम लोग डाल रहे थे वो गलत था। खैर, अब मुझे यहाँ पे थोड़ा ब्रांड दिखाना चाहिए। तो ब्रांड दिखाने का ये क्या तरीका है, इसमें क्या तरीका देखो, तो यहाँ पे ब्रांड दिखाता है, यहाँ पे देखो सोनी, इस तरह से ब्रांड दिखाता है ये। बट मैं मुझे तो लिखना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई फीचर नहीं है। तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा H3 का,
और यहाँ पे लिखूंगा ब्रांड कॉलन, और जो ब्रांड है वो डाल देंगे, तो प्रोडक्ट डॉट ब्रांड। ठीक है, तो ये जो ब्रांड है वो मेरे पेज पे दिखेगा, प्रोडक्ट डॉट ब्रांड। देखो दिख रहा है, तो ये ब्रांड मुझे दिखेगा और मैं हाईलाइट कर देता हूँ उसको अच्छे से। तो ये जो ब्रांड है इसको स्पैन करके, ऐसे स्पैन करके डाल देते हैं ताकि इसमें कलर वलर चेंज कर सकें। क्लास नेम टेक्स्ट डैश स्लेटी, ज़्यादा नहीं 700, नॉट टू मच ब्लैक बट हल्का सा डिम हो जाएगा। ठीक है, जिसको सिर्फ दिखाना ही तो है और क्या करना है, उसी को हाईलाइट करेंगे तो हो गया है। अब ये जो मोटोरोला लिखा हुआ है ऑफकोर्स इसको हाईलाइट किया जा सकता है, तो मैं इसकी जगह पे यूज़ कर देता हूँ ऐसे एंटर, और यहाँ पे डालते हैं स्पैन, स्पैन, और ये है मेरा ब्रांड का नाम। तो टेक्स्ट डैश ऑफ कोर्स स्लेटी बट 900, मतलब मोस्ट डार्क। ठीक है, और मैं यूज़ करता हूँ उसमें फॉन्ट डैश सेमी बोल्ड, ताकि ये थोड़ा बोल्ड दिखे। ये ब्रांड का नेम। इन सब के अलावा मुझे दिखाना है जो वो है और भी इंफॉर्मेशन जो डेटाबेस में पहले से है। तो मेरा डेटाबेस अगर तुम देखोगे इसमें काफ़ी इंफॉर्मेशन है प्रोडक्ट से रिलेटेड। क्या क्या है देखो, स्लग का इस्तेमाल कर दिया, टाइटल प्राइस डिस्काउंट, उसके बाद कैटेगरी आईडी, और उसके बाद डिस्काउंट इमेज, डिस्क्रिप्शन बच गया है उसको दिखाना है बस, और कैटेगरी दिखाना है, राइट। तो कैटेगरी के लिए भी H2 ऐसी तरीके से यूज़ करते हैं, और यहाँ पे कैटेगरी लिख देते हैं। ठीक है, और ब्रांड डॉट कैटेगरी ये इंक्लूड है, तो कैटेगरी डॉट टाइटल, तो वो आ जाएगा आराम से। जो हम लोग लगाते हैं उसमें करते हैं, मंगूज में जो हम लोग करते हैं, देखो होम अप्लाइंस आ रहा है, बट मैं इसको सोच रहा हूँ कि यहाँ पे लगा दूँ टाइटल से भी ऊपर, और लिखने की जरूरत नहीं है कैटेगरी क्या है। तो मैं इसको कट करता हूँ यहाँ से, अब टाइटल से भी ऊपर डाल देते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आ गया, बट मुझे उसको थोड़ा सा इतना डिम, इतना डार्क नहीं दिखाना है, थोड़ा डिम ही दिखाना है। तो मैं डार्क की जगह पे डिम दिखाता हूँ इसको, टेक्स्ट 500 करके, तो रहेगा बट उतना नहीं दिखेगा, डिस्प्ले नहीं दिखेगा। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन आ गए सारे। अब मुझे डिस्क्रिप्शन दिखाना हो, नीचे दिखा देता हूँ। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन दिखाने के लिए मैं जगह यूज़ करता हूँ, ना तो ये W-4 यहाँ पे रहेगा और ना तो यहाँ रहेगा, यानी दोनों से बाहर। तो मैं तीसरी जगह बनाता हूँ यहाँ पे फ्लिक्स-1, और उसका विथ 100%, यानी W-4। फ्लिक्स-1 का मतलब भी तो वही होता है। हो गया, और इसके अंदर में यहाँ पे कार्ड बना सकते हैं, कार्ड से इंपोर्ट कर लेते हैं। कार्ड के अंदर कार्ड कंटेंट, और कार्ड कंटेंट के अंदर कार्ड डिस्क्रिप्शन, ये यूज़ कर सकते हैं हम। और ये कार्ड डिस्क्रिप्शन के बीच में आपका प्रोडक्ट डॉट डिस्क्रिप्शन, जिससे आपका पूरा एक कार्ड, सुनहरा सा कार्ड बन के आता है। देखिए यहाँ आया। ठीक है, ये नीचे चाहिए मुझे, कोई बात नहीं है, आप जो इसका पेरेंट है उसको फ्लिक्स डैश कॉल लगा दो, दैट्स इट। देखो यहाँ पे आ गया, बट ये दोनों आपस में एक दूसरे के बगल में आना चाहिए था, इसलिए दोनों का पेरेंट एक डाल दो, फ्लिक्स डाल के, कोई दिक्कत नहीं। देखो अब जो गैप वाला मसला सब लिखे थे उसके पेरेंट में यहाँ लिखे हैं, पेडिंग हो जाए ये सब ठीक है, बट गैप का जो मसला है वो खाली मुझे यहाँ पे इसके इसमें डाल देना, क्योंकि अब ये पेरेंट है। ठीक है, और जो नीचे ऊपर नीचे गैप आ रहा है उसके लिए यहाँ लिखना होगा गैप आपको, यहाँ भी 10 वहाँ भी 10, दोनों जगह दे देते हैं, गैप आ गया यहाँ पे। ये है मेरा टाइटल, बट वो अच्छा नहीं दिख रहा है, मुझे लग रहा है कि अच्छा नहीं दिख रहा है, तो मैं थोड़ा मार्जिन वार्जिन देने की कोशिश करता हूँ। इसमें क्लास नेम लगा सकते हैं, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं मार्जिन टॉप, जितना भी हमको देना है। देखिए मेरा डिस्क्रिप्शन काफ़ी छोटा है इसलिए उतना अच्छा दिख नहीं रहा है, और उसमें थोड़ा सा मैं मेहनत भी करूँगा कि H5 रहे और लिखा रहे डिस्क्रिप्शन, और उसके क्लास लगाकर टेक्स्ट डैश स्लेटी 600, फॉन्ट डैश सेमी बोल्ड, दैट्स इट। तो वो लिखा हुआ आएगा तो अच्छा लगेगा देखिए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन। तो मेरे पास कंटेंट ज़्यादा नहीं है, नहीं तो वो काफ़ी अच्छा दिखता है, कंटेंट ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो मार्जिन टॉप ये सब डमी डेटा है, जब आप डालेंगे तो रियल डेटा होगा, और रियल डेटा ज़्यादा अच्छा दिखेगा। तो ये प्रोडक्ट्स हो गए, इसके जस्ट नीचे यहाँ पे मुझे रिलेटेड डेटा दिखाना चाहिए, रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे फ्लिक्स-1 एक और बनाऊंगा, यहाँ पे बनाऊंगा फ्लिक्स-1। या एक्चुअल में क्या करूँगा यहाँ पे, बस सिंपल है, देखो प्रोडक्ट सेक्शन को डाल देना। प्रोडक्ट सेक्शन पूरा का पूरा एक कंपोनेंट है, जो कि आपको प्रोडक्ट जैसे होम पेज पे दिखा रहा है वैसे दिखाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे भी दिखाएगा। देखो तो आपका जो रिएक्ट में रीयूजेबिलिटी का मैटर है ना वो पूरा हो जाता है। यहाँ पे देख लीजिए क्या एरर आ रहा है, हाइबरनेटिंग का है कि पैराग्राफ के अंदर H5 नहीं हो सकता, ये पैराग्राफ के अंदर कहीं लिख दिया लगता है, ये पैराग्राफ है H5,
वो एक्चुअल में ये जो ना टेक्स्ट H5 ट्रीट करता है, तो मैं पैराग्राफ के अंदर पैराग्राफ या डिव को यूज़ कर सकता हूँ, तो मैं डिव ही यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है, उससे कोई इशू नहीं है। वो जो कहते हैं ना वो डिस्क्रिप्शन, कार्ड डिस्क्रिप्शन एक्चुअल पैराग्राफ है पीछे बैकएंड में, तो वो हाइबरनेटिंग का एरर आ रहा था। एक और एरर है, पैराग्राफ के अंदर डिव नहीं हो सकता, वो अच्छा डिव भी नहीं हो सकता, तो मैं क्या करूँ, जब ये सब नहीं हो सकता उसको बाहर निकाल के फेंक देते ऊपर, ठीक है। तो बेसिकली डिस्क्रिप्शन ऊपर कर दिया है, ऊपर मार्जिन बॉटम टॉप दोनों लगा देते हैं, यानी एम वाई लगा देते हैं। अब हाइबरनेटिंग का एरर नहीं आएगा, देखो ठीक है। और जो गैप ज़्यादा दिख रहा है तुमको वो कम कर सकते हो मार्जिन टॉप को कम करके, एक्चुअल में हटा दो, ज़रूरत ही नहीं है इसकी, ऊपर के पैडिंग से ही मैनेज कर लेंगे। परफेक्ट, देखो मेरे पास प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन इस बार जो प्रोडक्ट है ना, एक चीज़ नोटिस करो, इस बार हमको 4-5 थोड़ा कंप्रेस लग रहा है, छोटा छोटा लग रहा है, और जो बाहर है वो तो ठीक लग रहा था। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि प्रोडक्ट सेक्शन में ये जो ग्रिड का जो सिस्टम है, ग्रिड का जो सिस्टम है, इसमें हम थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, पैरामीटर पास कर सकते हैं, ग्रिड नंबर प्रॉप्स में पास कर सकते हैं, और बता सकते हैं कि ग्रिड नंबर जब देंगे उसके हिसाब से काम करें। तो ये हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, ये हम करके दिखाते हैं। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक में ग्रिड सिस्टम में अगर हम कोई चीज़ डाल देंगे तो वो काम करे। तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा सेट CN का। CN क्या है, फंक्शन है CN, और आपको ध्यान रखना होगा CN कर्ली ब्रैकेट के अंदर काम करता है, तो आपको कर्ली ब्रैकेट के घेरे में लेना होगा, और इज इक्वल टू नहीं होता है, ये फंक्शन है एक्चुअली ये, और इज इक्वल टू यहाँ बहुत कुछ उठ रहा था, और ये सिंगल कोट में जो कुछ था ना वो डाल देते हैं, मतलब जो पहले से था। क्या नहीं लगाना वो है, जैसे बाय डिफॉल्ट 5 दिखाता है ना, तो उसकी कंडीशन को चेंज कर सकते हैं कि देखो ऐसा है कि जब जब ग्रीड को डाल दे, ठीक है, एक्सेल हटा देते, ठीक है, ये हटा दिया। अब मैं यहाँ लिख दूँ ऐसा बात कि कॉमा लगा दूँ और लिखूँ ग्रीड नंबर अगर है तो वो ग्रीड नंबर में दिया गया डेटा को ट्रीट किया जाए। कैसे ट्रीट होगा, देखो सिंगल कोट और लिखेंगे ग्रीड डैश कॉल्स डैश, और यहाँ पे डाल देंगे डॉलर कर्ली ब्रैकेट और ग्रीड नंबर जो है वो आ जाए। तो इससे क्या हुआ फ़ायदा, ये पहले लिखने का तरीका देख लेते हैं, गलत हो रहा है, ये एक्स्ट्रा कर्ली ब्रैकेट लिखवा, और ओ सॉरी ये अंदर वाला। देखो इंटरेस्टिंग बात ये हुआ कि नॉर्मल तो ये क्लास काम करेगा, बट जब ग्रीड नंबर रहेगा तो ये क्लास काम करेगा। तो ग्रीड नंबर जब हम पास करेंगे तब, यानी हम जब भी कॉल कर रहे हैं इसको, यानी जहाँ पे भी कॉल कर रहे हैं, जैसे यहाँ प्रोडक्ट सेक्शन कॉल कर लिया, यहाँ पे अगर हम ग्रीड नंबर नाम का प्रॉप्स पास करते हैं और उसमें लिख दिए 4, तो ये क्या करेगा, उस पेज में 4 ही दिखाएगा। देखो, और मैं होम पेज पे दिखाऊँ आपको, होम पेज पे अगर आप जाएंगे, होम पेज पे जाते हैं, वहाँ देखते हैं क्या है, यहाँ 4 दिखा रहा है, तो हम वहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ये होम पेज का सेक्शन है और यहाँ ग्रीड नंबर और यहाँ लिख देंगे 5, तो इससे क्या हुआ, इस पेज में 5 दिखाएगा। ऐसा है क्या, नहीं, गलती गलती क्या कर रहे हैं, देखें प्रोडक्ट कार्ड, हाँ देखो गलती क्या कर रहे हैं, मिल गया गलती। ये जो CN है, ये जो CN है, इसमें हम यहाँ पे ये नहीं दिखेंगे किस सेक्शन पे ये अप्लाई होगा, यानी एक्सेल पे अप्लाई होगा। देखो ये कितना हो गया, होम पेज पे 5, लेकिन जब हम किसी प्रोडक्ट के अंदर जाएंगे तो नीचे कितना आ रहा है। तो एक ही कंपोनेंट को हम डायनेमिक कर लिए प्रॉप्स की मदद से, और ये काम कर रहा है, देखो परफेक्ट है। मुझे लास्ट वीडियो में किसी ने कहा था कि इसका सोर्स कोड शेयर कर दीजिए प्लीज़, तो मैं शेयर कर रहा हूँ, यहाँ पे गिटहब में डाल रहा है ये फर्स्ट कमिट के नाम से मैं कमिट कर रहा हूँ, और ये मेरे गिटहब पे अवेलेबल मिलेगा आपको। मेरा गिटहब है कहाँ वो भी देख लीजिए। इसके लिए आपको गूगल करना हो, सिंपली github.com/shadik-cws जो कि URL है मेरा। उसके बाद आप यहाँ पे शॉप को यूज़ कर सकते हैं, बट आप ऐसे नॉर्मली जा सकते हैं। तो मैं यहाँ कमिट का काम को पूरा करता हूँ, बढ़िया, ये कमिट शायद हो गया। तो ये है मेरा प्रोफाइल, जिसमें यूज़र आईडी है sadik-cws। रिपोजिटरीज में जाइएगा और देख लीजिएगा, वहाँ पे मेरा अवेलेबल है शॉप नाम से, आप बस क्लिक कीजिएगा और ये शॉप नाम का पूरा मेरे पास मेरा जो कोड है मैं जो कर रहा हूँ वो आपको अवेलेबल मिल जाएगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट का पेज, होम पेज बहुत अच्छा दिख रहा है, पहले से काफ़ी चेंज आ गया इसमें और चीज़ें बदल गई हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।